हेलो गाइस, आज का मेरा क्लासेस में क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 9 में जानेंगे कि फिजिकल चेंजिंग क्या है। फिजिकल चेंजिंग क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग केमिकल चेंजिंग। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग रेंसिडिटी। और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कोरिजन, संक्षारण। इसके बारे में, संक्षारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखें फिजिकल चेंजिंग यानी भौतिक परिवर्तन। केमिकल चेंजिंग यानी रासायनिक परिवर्तन। रेंसिडिटी विकृत गंधिता और कोरिजन यानी संक्षारण। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको फिर एक एक्स्ट्रा समय लेके आपको बताया जा सके। फिलहाल पार्ट 9 में इतनी पॉइंट फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग, रेंसिडिटी एंड कोरिजन, संक्षारण। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल चेंजिंग है क्या, यानी भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन से ये स्पष्ट होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ की निर्माण नहीं होती, उससे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जल का। किसका? जल को हम ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? बर्फ में। फिर बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो किस में आ जाएगा? जल में। यानी कोई नए पदार्थ के निर्माण नहीं हो रही है। तो अब क्या है, इस जल का रासायनिक सूत्र जो है, केमिकल फार्मूला जो है, रासायनिक संगठन जो है H2O है। बर्फ में भी ये जल के ही अणु है, तो इसमें भी क्या है? H2O है। यहाँ पर ये किस अवस्था में है? लिक्विड स्टेट में है। और यहाँ पर ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। किसमें है? सॉलिड में। ये द्रव से किस में बदल गया? ठोस में। बस यही चेंजिंग होती है। और कोई इसके आणविक सूत्र या अणु भार भी देख ले यहाँ पर तो 18 होगा। इसका भी अणु भार कितना होगा? 18 होगा। तो अणु भार में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसकी संरचना सूत्र देखें तो HOH, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होती। केवल इसकी फिजिकल स्टेट यानी लिक्विड से किस में हो गया? सॉलिड में। कब? जब ठंडा किए तब। लेकिन जैसे ही इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये बर्फ से किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल में। तो ऐसे ही परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी ये परिस्थिति विशेष में परिवर्तित होती हैं, परिस्थिति हटा लेने पर ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी भौतिक चेंजिंग अस्थायी नहीं होती। ये कहा जाता है कि भौतिक चेंजिंग अस्थायी होती है, यानी गया फिर जो परिस्थिति हटा लेंगे तो अपनी अवस्था में आ जाएगी, इसलिए अस्थायी माना जाता है। लेकिन सभी भौतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होती। जैसा हम आपको बता दें कि एक लोहे की छड़ ले लें जो नरम हो, एकदम मुलायम हो, और उसको दाब डाल के टेढ़ा कर दें। दाब डाल के क्या कर दें? टेढ़ा कर दें। तो क्या जब दाब हटाएंगे तो पुनः अपने अवस्था में आ पाएगा? नहीं, उसको फिर दाब लगा के सीधा करना पड़ेगा। इसलिए सभी भौतिक परिवर्तन जो होती हैं वो अस्थायी नहीं होती है, यानी परिस्थिति हटा लेने पर वो अपने अवस्था में नहीं आ पाती।
कुछ होती हैं अपवाद के तौर पे, अधिकतम जो होती हैं अस्थायी होती हैं। ये हो गया जल। वैसे ही हम ले लें ताप परिवर्तन में ले लें जैसे विद्युत बल्ब। जब हम विद्युत बल्ब स्विच दबाते हैं तो उसकी टंगस्टन जो फिलामेंट होती है वो जलने लगती है। जैसे स्विच बंद कर दिए तो अपने पुनःअवस्था में आ जाती है, इसलिए इसको माना जाता है अस्थायी। और जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम धातु को हम क्या करते हैं, ताप को गर्म करते हैं तो एकदम लाल हो जाती है, जैसे गर्म करना छोड़ते हैं तो अपनी पुनःअवस्था में आ जाती है। यानी कह सकते हैं कि वे परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ की निर्माण नहीं होती उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का बर्फ में बदलना, विद्युत बल्ब का जलना, मौसम का बनना बिगड़ना, etc जितने भी है सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद से आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का सब कुछ चेंज हो जाता है, पदार्थ का सब कुछ चेंज हो जाता है। यानी दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग पढ़ेंगे, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो इस परिवर्तन में ये जो पदार्थ होते हैं वो उसके पूरे संगठन, रासायनिक या भौतिक गुण सब कुछ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं पदार्थों के, वो सब कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों की निर्माण होती है। किसकी निर्माण होती है? नए पदार्थों की निर्माण होती है, उससे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, सबसे सिंपल डिफिनेशन है, वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों की निर्माण होती है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप, यहाँ हम ले लें लकड़ी, अब इसको जब हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो किसमें बदल जाता है, ये राख में। सबसे सिंपल डिफिनेशन, ये जो लकड़ी था इसमें जब ये हरे कलर का था तो उसमें क्लोरोफिल वगैरह थे, उसके पत्ते में सेलुलोज तो रहता ही है, और अन्य कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, अन्य कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। लेकिन जब इसको जलाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ यहाँ पर राख प्राप्त होती है, जो ब्लैक कलर की होती है, उसमें होती है कार्बन। क्या होती है? कार्बन। तो यहाँ क्या क्या था, क्लोरोफिल इसके पत्ती में थी, हरी शाखाओं में क्लोरोफिल थी, फिर उसमें स्टार्च वगैरह एकत्रित हो रहे थे, सेलुलोज थे, अन्य कार्बनिक पदार्थ बहुत से इसमें पदार्थ पाए जा रहे थे। लेकिन जब जल के राख में परिवर्तित हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त हुआ? कार्बन। तो इस लकड़ी की भौतिक और रासायनिक, यानी रासायनिक संगठन भी चेंज हुआ और भौतिक अवस्था भी इसकी क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज पूर्ण रूप से चेंज होकर किसमें परिवर्तित हो जा रही है? राख या कोयले में परिवर्तित हो जा रही है, राख या कोयले में परिवर्तित हो जा रही है। इसलिए ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जो सबसे प्रचलित एग्जाम्पल है, आप दूध ले लें, दूध में होता है लैक्टोज, जिसके कारण ये मीठा होता है। अब यहाँ पर आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया आता है वह दूध के कंपोजिशन, रासायनिक संगठन में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है, अर्थात इसको किसमें बदल देता है? दही में। किसमें बदल देता है? दही में। अब ये दूध का जो भौतिक अवस्था है, जो भौतिक गुण है वो अलग है, दही की भौतिक गुण अलग है, इसकी रासायनिक संगठन अलग है और इसकी भी रासायनिक संगठन क्या है? अलग है। अर्थात हम ये कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन उस समय होती हैं जब पदार्थों के रासायनिक संगठन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसी आधार पर आप लोगों के सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न में कुछ क्वेश्चन पूछा है कि ये इसमें कौन से परिवर्तन है। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, गर्मियों में कमरे के ताप पर
दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो यह फट जाता है। क्यों? तो किसके कारण? रासायनिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण? रासायनिक परिवर्तन, यानी उसमें उपस्थित वसा के जो ऑक्सीजन होते हैं वायु से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो दूध हमारी क्या हो जाती है? फट जाती है। फिर लोहे का तावा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्यों छोड़ दिया जाता है? तो क्या होता है? तो जब लोहे की बनी हुई क्या तावा, तसला और कील आदि को आर्द्र यानी नमी में, इसमें नमी और वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाएगा तो उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, इसको कहते हैं जंग। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3H2O। ये जब लग जाएंगे तो ये मंद गति अभिक्रिया होती है, ये भी रासायनिक ही परिवर्तन होती है। ये भी क्या होती है? रासायनिक ही परिवर्तन होती है। फिर है अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का क्या हो जाता है? किण्वन का मतलब, किण्वन जो लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का होता है इंडियन मीनिंग में बॉयलिंग, यानी उबलना। क्या होना? उबलना। तो वो भी रासायनिक ही परिवर्तन है, क्योंकि जब अंगूर के किण्वन होगा तो कोई न कोई नए पदार्थ की क्या होगी? निर्माण होगी। जैसे लोहे की तसले, कील जो भी है आर्द्र में नमी में रखा जा रहा है तो जंग लग रहे हैं, यानी नए पदार्थ की क्या हो रही है? निर्माण हो रही है। उसी तरह भोजन का पकाया जाना, यानी भोजन पकाया जाता है तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होती है। आप खुद सोचिए कि क्या आप जो चावल को पकाते हैं उसको किसी भी मेथड द्वारा फिर उसके अवस्था में ला सकते हैं? नहीं। दाल को ला सकते हैं? नहीं। मीट ही खाते हैं, मछली खाते हैं, फिर उसको जोड़ के बना देंगे? नहीं, क्योंकि उसका क्या हो गया? नया प्रोडक्ट बन गया। तो वो भी क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन ही हुआ। यानी कुल ये जान लेना है एक शब्द में कि वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। फिर है हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है। हमारा शरीर क्या करता है? भोजन को पचा लेता है। जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं वह भोज्य पदार्थ जल और एंजाइम के उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और हम सोचे कि ये सभी छोटे छोटे अणु फिर जुड़ के चावल, दाल और मीट हमारा वापस कर देता है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो वो भी क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है। हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम सांस लेते हैं, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, सांस लेते हैं तो वायुमंडल से हम क्या लेते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों में एल्वुलाई होती है जो लगभग 3 करोड़ होती है। दोनों फेफड़ों को मिला के एक जोड़ी फेफड़े में 3 करोड़ होती है। ऑक्सीजन जब फेफड़े में पहुंचती है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचकर उन्हें ऑक्सीजन देता है और बदले में कोशिकाओं और ऊतकों से क्या लेके आता है? CO2 लेके आता है। क्या लेके आता है? CO2। यानी हमने लिया ऑक्सीजन कहाँ से? वायुमंडल से, और बदले में हम क्या दे रहे हैं? CO2 दे रहे हैं। यानी शुद्ध रूप में ऑक्सीजन फिर हम वापस नहीं कर पा रहे। तो इसलिए सांस लेना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है। इसके बाद से आपका है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। यानी आप देखते होंगे कभी भोज्य पदार्थ हमारे क्या हो जाते हैं? भोज्य पदार्थ के स्वाद खराब हो जाते हैं, उसमें गंध आने लगती है जो खाने योग्य नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? तो हम कहेंगे कि जब भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा या तेल से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो भोज्य पदार्थ में एक गंध उत्पन्न होती है। वो गंध से गंध उत्पन्न हो जाती है और वो भोजन खाने योग्य नहीं होता। उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं, यानी उसकी गंध बर्दाश्त करने के लायक नहीं होती।
तो उसे यानी किसके कारण, ऑक्सीजन, कहाँ से, वसा या तेल से ऑक्सीजन का क्या हो जाना, ऑक्सीकृत हो जाना ही विकृत ग्रंथिता का कारण बनता है। उसके बाद आता है संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब जो धातु होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लोहा ले लिया, कितनी साइज है इसकी, इस लोहे को हम नमी में वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिए तो यह धातु नमी और वायु से क्रिया करेगा धीरे धीरे। क्या करेगा, धीरे धीरे क्रिया करेगा और इसके एक भूरे रंग की परत क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। अर्थात धातुओं का वायु या नमी के, वायु और नमी की उपस्थिति में सने सने क्षय हो जाना, यानी धीरे धीरे क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। आप खुद देखेंगे जब लोहे की कील या छड़ को कहीं भी रख दिया जाता है तो नमी ले लेते हैं, नमी और वायु की उपस्थिति में इस पर भूरे रंग की एक परत आ जाती है। फिर अगर हम उसको क्या करें, लापरवाही बरतते रहते हैं तो ये परत मोटी होती जाती है और एक समय आता है कि जो हमारी ये लोहे की छड़ या लोहे बनी हुई वस्तु की जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। तो अर्थात धातुओं का वायु या नमी की उपस्थिति में सने सने क्षय यानी नष्ट हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। आप देखे होंगे कि चांदी में, किसमें, चांदी में भी संक्षारण की क्रिया होती है। इसमें ब्लैक कलर के कलर आ जाते हैं आपके चांदी के बनी हुई वस्तुओं पे, किसके कारण, तो नमी और वायु के कारण। उसके बाद आप देखते होंगे कॉपर यानी तांबा भी देखे होंगे जिसमें हर एक कलर की आपकी क्या आ जाती है, रंग आ जाती है, वही कॉपर के बनी हुई वस्तुओं का संक्षारण का कारण बनती है। संक्षारण सबसे ज्यादा लोहे की बनी हुई वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो हम ये कहेंगे धातुओं का, तो धातु में जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी धातु हैं, मुख्य रूप से लोहे की बनी हुई वस्तुओं पे जंग लग जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। इससे बहुत ही हानियाँ होती हैं। तो मित्रों, अगर जो ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज ये पार्ट 9 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आप शुरू से इसका अध्ययन इस पर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।